नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सुंदरकांड के पाठ का भव्य आयोजन किया गया और इस दौरान भजन गायिका स्वाति मिश्रा और विवेक नौटियाल की टीम ने प्रस्तुति दिए और सुंदरकांड के पाठ के भजनों से पूरा वातावरण राममय रहा और सभी लोग श्री राम की भक्ति में भव नजर आए। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भी सपरिवार सुंदरकांड का पाठ किया और भगवान राम की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ प्रदेश की खुशहाली एवं प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की। अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मुस्लिम समाज के स्कॉलर्स ने जिन्हें इमाम का खिताब दिया हो, मुझे लगता है उनकी जितनी तारीफ बयान की जाए उतनी कम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं भगवान श्री राम की शान में, मुझे लग रहा है उसमें हम सब शामिल हैं और देश का मुसलमान आज भगवान श्री राम के इस खूबसूरत जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग नफरत की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज पूरी तरह से एकजुट है। रक्षा मंत्री ने 670 करोड़ रुपए की लागत से 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा निर्मित 29 पुलों और 6 सड़कों का उद्घाटन किया। वहीं रक्षा मंत्री के देवभूमि आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि न्यू इंडिया का नया आत्मविश्वास पहाड़ों पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेना को प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से निपटने की मदद करने के लिए पहाड़ियों पर सेना तैनात की जा रही है। 670 करोड़ रुपए की लागत से ये विकास कार्य किए जा रहे हैं। पुल बनाया जा रहा है 29 किलोमीटर का, जिसके उद्घाटन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और रक्षा मंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि 670 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बीआरओ द्वारा इस 29 पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही गठजोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक और जहां भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है, तो वहीं विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि कांग्रेस में भी अन्य दलों के कई नेता शामिल होने की बात कह रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि अन्य दलों के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जब भी ज्वाइनिंग होती है तो पूरी प्रक्रिया के तहत होती है। करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग से पहले हम अपने लोकल लीडरशिप से बात करेंगे और उनसे राय लेकर ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी। कई लोग चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारे यहाँ एक सीधा सीधा रिवाज है, हम किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले अपने पार्टी के लोकल नेताओं से बातचीत करते हैं। अगर लोकल लीडरशिप हमारी हामी भरती है तो हम लेंगे, अगर हमारी लोकल लीडरशिप कहेगी कि ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपनी लोकल लीडरशिप से जानकारी में डाले बिना और उनकी राय के बिना हम किसी को ज्वाइन नहीं कराते। करना है वो उनसे पूछ के आना है। और 28 को ये आ रहे हैं खड़गे साहब। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से खुखरी रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी कर ली है और न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। कोतवाल शंकर सिंह बीच ने बताया कि मायाकुंड में गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को तलाशी के लिए रोक लिया और तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से एक खुखरी बरामद हुई। इस संबंध में जब युवक से पूछताछ की गई तो वह कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। आरोपी की पहचान महेंद्र जगुड़ी निवासी उत्तरकाशी के रूप में हुई है, तो वही उत्तरकाशी से युवक ऋषिकेश में क्यों आया था, इस संबंध में अभी पुलिस जानकारी कर रही है। ऋषिकेश पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।
अवैध खुखरी रखने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल अभी कर रही है। ऋषिकेश पुलिस की ये सफलता है जिसमें उन्होंने अवैध खुखी रखे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। बोल रही है मैं बोलूं? मना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? कोई नहीं देगी क्यों? सामान दर पर कौन पकड़ता है उसको? मैं तो बुला देंगे साइड में बरोबर। या तो तू ये काम करेगा तो भाई सोने जा रही सोनी ट्राई तो सोने यहाँ पे वाले रहेगा। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में एम्बुलेंस चालकों की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि दून अस्पताल में कुल 10 एम्बुलेंस है, लेकिन इनके लिए केवल 2 चालक ही अस्पताल प्रशासन के पास है, जिसकी वजह से आए दिन मरीज और उनके तीमारदारों को भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सायरा ने कहा कि 4 ड्राइवर जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में थे उन्हें रिलीव कर दिया गया और कुछ ड्राइवर रिटायर हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भी हम कुछ नए ड्राइवरों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए व्यवस्था करने जा रहे हैं और हमारे पास एक ड्राइवर 24 घंटे उपलब्ध रहता है, जिसके साथ मरीजों के लिए 108 की एम्बुलेंस की भी सुविधा है, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एम्बुलेंस चालक की भारी कमी देखी जा रही है अस्पतालों में, आपको बता दें, जिसके चलते दून अस्पताल में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसी के चलते अब आउटसोर्सिंग पर रखने की बात कही जा रही है और एम्बुलेंस चालकों की भर्ती की भी बात कही जा रही है। एम्बुलेंस चालकों की भर्ती की कमी की वजह से मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये जो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है इसमें कोविड काल में जो है ये बढ़ाए गए थे और उस समय जो है इसमें काफी इसमें सुविधा भी मिली थी। और अभी हमारे कुछ ड्राइवर जो है 4 ड्राइवर जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से थे उन्हें जो है रिलीव किया गया है, कुछ का जो है रिटायरमेंट हो चुका है और अभी हमने कुछ नए ड्राइवर के लिए आउटसोर्सिंग से व्यवस्था करने जा रहे हैं। और जहां तक एम्बुलेंस की सुविधा की बात है और हमारे पास लगभग एक एम्बुलेंस की सुविधा हमेशा बनी रहती है 24 घंटे और इसके अलावा मरीजों के लिए, जनता के लिए 108 की भी एम्बुलेंस की सुविधा है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। पौड़ी जिले की बेटी आरुषि नेगी पायलट बनने के बाद अब एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी में जुट गई है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी की बेटी आरुषि नेगी पायलट बनने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंची, जहां उनका ग्रामीण और पौड़ी के विभिन्न संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। जगह जगह मिष्ठान वितरित किया गया और आरुषि ने कहा कि पायलट बनने के बाद उनका सपना एस्ट्रोनॉट यात्री बनना है। बता दें कि ऑनर्स इन साइंस एंड एविएशन का डुअल डिग्री कोर्स किया है और आरुषि नेगी की इस उपलब्धि पर जहां उनके माता पिता को उन पर गर्व है, तो वहीं क्षेत्रवासियों ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। पौड़ी की बेटी पायलट बन गई है, जिसके बाद गांव में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, लोगों को मिठाइयां बांटी गई। आरुषि नेगी जो कि पायलट बन गई है, अब वह एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है और लोगों ने पैतृक गांव में उनका स्वागत किया है। ऑनर्स ऑफ साइंस और एस्ट्रोनॉट में वो डुअल डिग्री कर रही हैं। आरुषि नेगी जो कि पायलट बन गई है, जिनका भव्य स्वागत किया गया है, अब वो एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देख रही है। पायलट बनने के बाद आरुषि का गांव में भव्य स्वागत किया गया है। तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आरुषि नेगी अपने परिवार जनों संग गांव में पहुंची हैं और गांव में उनका भव्य स्वागत किया गया है। फूल मालाओं के साथ पैतृक गांव में उनका स्वागत किया गया है। आरुषि नेगी जो कि पायलट हैं, अब एस्ट्रोनॉट बन रही हैं। मुझे अभी कमर्शियल पायलट लाइसेंस का मिला है और अब मैं पायलट बनने की चाह रही हूँ। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, तो उसमें एविएशन का करा है और मैंने डुअल डिग्री करी है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से।
बैचलर्स ऑफ साइंस भी है मेरे पास, तो मेरी आशा है कि किसी दिन एस्ट्रोनॉट बनेंगे। हाँ जी, तो सब पेरेंट्स का ही है हमारे साथ, जो पूरा साथ है रहा है, पूरी फैमिली का पूरा आशीर्वाद रहा है इन सब चीज़ों में। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हर एक चीज़ में, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो तभी हम इधर आकर के यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से बैचलर्स लिए हैं। ये समझता हूँ कि जब ये छूटी थी, हमने इसकी कुंडली दिखाई थी। कुंडली में इसका लिखा हुआ था कि ये हवा में ज्यादा रहेगी, तो हमको तब तक महसूस नहीं होता था। वो जो पंडित जी से जिनसे जन्म बार पुजवाया था, उन्होंने कहा कि इसकी कुंडली में लिख रहा हुआ, तो हम सोचते थे कि हवा का क्या चीज है। पर आज महसूस हो रहा है जब बिटिया का उस साइड में पूरा अपना मन बना कि मैंने ये लाइंस की तरफ मेरे को जाना है, और वो इंडिया से भी वो कर सकती थी। वो उसका ऐसे वो नहीं था, पर उसका मेन प्रॉब्लम था उसका कि मेरे को डुअल डिग्री, मेरे को ग्रेजुएशन भी करना, मेरे को पढ़ाई भी करनी, मेरे को सीपीएल भी करना, मेरे को पायलट भी बनना। तो इसलिए मतलब तो अब महसूस होता है कि जो कुंडली उसकी कुंडली में लिखा हुआ था, वो पहले से ही वो हवा का जो ईयर में रहने का जो हमारे पंडित जी ने बताया था, तो वो आज पता चल रहा है कि महसूस हो रहा है कि वो ईयर ही में ज्यादातर रह रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? अच्छा, बीए में है। कितने मार्क्स आए इस बार? कितना? अच्छा, 93। बहुत अच्छा। चलिए, घर में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई। अच्छा, भाई छोटा है बड़े? छोटा है। अच्छा, वो कौन सी क्लास में है? 12th में। चलिए, बहुत अच्छा है। तो उसको देखकर आपको देखकर उसको भी लगेगा कि जो है अब स्कॉलरशिप शुरू हो गई है, तो मुझे भी और अच्छे से पढ़ना है। आपको कैसे पता लगा स्कॉलरशिप के बारे में? पता चला और बहुत हेल्पफुल लगे स्कॉलरशिप। अच्छा, कब? इसी साल से शुरू हुई कि पहले से चलती थी ये? इसी साल से। अच्छा, किसने शुरू करी? आपने। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको प्रिय। ठीक है। सितारगंज से इशिका अग्रवाल। सितारगंज। बोलिए इशिका जी, नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँ पर घर है आपका? सर सितारगंज। अरे, सितारगंज में कहाँ? सर किच्छा रोड सितारगंज। अच्छा, आप कौन सी फैकल्टी में हैं? सर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किच्छा रोड सितारगंज। ये जो स्कीम शुरू हुई है, ये स्कॉलरशिप वाली, ये सभी को पता चल गया वहां पर कि गवर्नमेंट ने इस बार ये स्कीम शुरू करी है? क्यों शुरू करी है? सर, प्रमोट द स्टूडेंट्स फॉर फर्दर स्टडीज और टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा है। तो कितने परसेंटेज था आपका? सर 89.6। अच्छा, कौन सी फैकल्टी में हैं आप? साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसमें है? सर कॉमर्स। कॉमर्स में। आप लोगों का महाविद्यालय वही जो सिटकुल वाली रोड पर है, वही है ना? बिल्कुल रोड बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। पुरोला चलिए, चलो पुरोला महाविद्यालय से। अरे तो हर को लेना आप टाइम भी बात कीजिए।
आपका कैमरा धन्यवाद सर। बच्चों को काफी इससे उत्साहवर्धन मिला और काफी एनकरेज हो रहे हैं और आगे भी जो ISPCS के लिए स्कीम जो शुरू कर उसमें भी अच्छे बच्चे आएंगे। मैं आग्रह करूंगा सर से कि आशीर्वचन के रूप में हमें और बच्चों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के आज शुभारंभ दिवस पर उच्च शिक्षा को लगातार प्रदेश के अंदर उसके उन्नयन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, सभी छात्रों के समग्र विकास के लिए अपना योगदान देने वाले हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित किया और अभी हमारे उच्च शिक्षा विभाग में पूरे इसके उपाध्यक्ष के नाते काम करते हैं और लंबे समय तक जिनकी सेवाएं रही हैं, अपने शिक्षा देने का काम उन्होंने छात्रों को किया है, छात्राओं को किया है। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, उच्च शिक्षा के सचिव श्री शैलेश बगोली जी, अपर सचिव उच्च शिक्षा आशीष जी, CD सूटा जी एवं सभी हमारे यहाँ पर बैठे हुए शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से जुड़े हुए हमारे सभी प्राचार्यगण, सभी शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आज इस उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जा रही है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज 241 छात्र एवं छात्राएं जिनको आज इस छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि मिल रही है, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए कि उन सबका भविष्य उज्जवल हो। और ये जो योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना के प्रारंभ करने का जो हेतु है, जो कारण है, वो कारण है कि हमारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो सामान्य परिवारों में पैदा होते हैं, जिनका जीवन अभाव में आगे बढ़ता है, उनके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, आगे भविष्य में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में, माता पिता की कठिनाई के कारण से वो आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न हो, अगर उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो आपके साथ सरकार खड़ी है। सरकार आपके लिए हर प्रकार से सहयोग करने के लिए, आपका हर संभव प्रोत्साहन करने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए हम ये योजना लेकर आए हैं। और ये योजना, जैसा अभी माननीय मंत्री जी धन सिंह जी बता रहे थे यहां से, कि अन्य राज्यों के लोग भी, अन्य राज्य भी इस योजना को अपने यहां लागू करना चाहते हैं और हम पहले ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इस प्रकार की योजना लागू की गई है। निश्चित रूप से इस योजना के लागू होने से मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी आप सब लोगों से मैंने कुछ अपने प्रिय छात्र एवं छात्राओं से जो संवाद किया, उनकी परसेंटेज देखकर किसी की 95 है, किसी की 94 है, किसी की 90 है, 89 है, अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है। और ये दर्शाता है कि आप सब लोगों ने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है, मेहनत की है और आगे भी आप इस परिश्रम को साधते हुए, इस परिश्रम को अपना ध्येय बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और भविष्य में चूंकि आपको बहुत सारे क्षेत्रों में जाना है, यह आपके जीवन की आज एक तरह से मैं कहूं तो
10th 12th तक पढ़ते पढ़ते बहुत बार पता नहीं लगता है कि हम किस क्षेत्रों में जाने वाले हैं। हमारे शैलेश जी यहाँ बैठे हैं, IAS अधिकारी हैं, आशीष जी बैठे हैं, इन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम 12th और 10th तक कहाँ जाएंगे। हम लोग भी नहीं सोचते थे कि हम लोग, मैं धन सिंह जी, कि हम लोग क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। लेकिन सही मायने में हमें क्या बनना है, ये 12th पास करने के बाद ही जो है हमको एक दिशा मिलती है कि हमको अब किस दिशा में जाना है। अब आपको जीवन के बहुत सारे मुकामों को हासिल करना है, बहुत सारे मुकामों को तय करना है, बहुत सारे लक्ष्य जो आपके सामने हैं उन लक्ष्यों को साधना है, उन लक्ष्यों को पूरा करना है। इसके लिए जरूरी है कि जहां सरकार आपके लिए कर रही है, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आगे पढ़ने का एक रास्ता दिया, और गुरुजन जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनके लिए आपके मन में श्रद्धा हो, आदर हो, और उनके श्रद्धा आदर को आशीर्वाद मानते हुए अपने लिए हम जीवन में अगर जो भी रास्ता हम तय करें उस रास्ते को साधने के लिए अपना संपूर्ण तरीके से पूरे मनोयोग के साथ काम करें। पूरा मनोयोग के साथ हम अगर पढ़ेंगे, लिखेंगे और जहां पर रहें हम उस समय केवल उसी के बारे में सोचें। कई बार होता क्या है कि हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा उसमें मन नहीं लगता है, खेलने जाते हैं तो लगता है कि घर में रहना चाहिए, घर में रहते हैं तो हमको लगता है बाहर रहना चाहिए, क्लासरूम में जाते हैं तो लगता है कि बाजार में होना चाहिए या मेरे दोस्तों के साथ होना चाहिए। तो मन को एकाग्र करके अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बिल्कुल साध्य मानते हुए कि ये लक्ष्य हम पूरा करेंगे, और भगवान पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए कि भगवान निश्चित रूप से हमको जो है हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमको आशीर्वाद देंगे, ये हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। जीवन में देखिए एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना हम शुरू कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया के अंदर या हमारे देश के अंदर भी जिन लोगों ने एक मुकाम बनाया है, एक इतिहास बनाया है, साधारण से असाधारण की जिन्होंने यात्रा की है, उन सभी लोगों का जो प्रारंभिक जीवन है या उनका जन्म है वो बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ है, अभाव में हुआ है। चाहे हम आज प्रोफेसर कलाम का उदाहरण ले लें, प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम का नाम आप सब लोगों ने सुना है, जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। हम उनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, हम उनको चाचा कलाम के नाम से जानते हैं। उन्होंने विजन 2020 जो हमारे सामने रखा था उस समय कि कैसा भारत आने वाले समय में होगा, उस भारत। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने छात्रों से बातचीत की, चर्चा की, और उन्होंने बताया किस तरह से छात्रों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह से आगे अपने करियर में बढ़ना चाहिए। इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर राम राज्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। राज्य शोभा यात्रा में आप सबके उपस्थित होने पर मैं सभी राम भक्तों को, राम भक्त भाई बहनों को मैं अपनी ओर से भी आप सबके इस उत्साह को देखकर लग रहा है, और अभी जैसा मुझे बताया गया है कि पूरा देहरादून आप सबके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। जय श्री राम। मैं भी आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक ऐसे शुभ अवसर का उद्घोष कर रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा हम पिछले 500 से वर्षों से भी अधिक वर्षों से कर रहे थे। भाइयों बहनों, आज बड़ा सुंदर अवसर है कि भगवान राम का मंदिर वहां बनने जा रहा है, जिसके लिए हम सब लोग गली गली में घूम घूम के नारे लगाए करते थे कि राम लला हम आएंगे। क्या कहते थे, जरा जोर से बोलिए, राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि दे राम का, ऐसे नारे लगाते हुए लंबा संघर्ष, लंबी प्रतीक्षा हुई और
आजाद भारत उससे पहले सबकी प्रतीक्षा थी कि भगवान राम जहां पैदा हुए थे वहां भगवान राम का। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।